सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या हमारी 80 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और कक्षा 9th की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें। यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 4/2/2021। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जो कि आपके प्रायोगिक टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, तो उन्हीं की तैयारी के हिसाब से ये वर्कशीट आज की बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी हम एक वर्कशीट कर चुके हैं, अब ये सेकंड वर्कशीट है कि कैसे हमें जो हमारे प्रायोगिक टेस्ट होते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 20 नंबर के। तो वैसे ही फॉर्मेट की ये वर्कशीट पूरी है। तो आपको इसी प्रकार आपका पेपर आएगा, ठीक है, प्रायोगिक टेस्ट का। तो जिसमें 5 क्वेश्चन तो आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के होंगे, जिनमें हमें ABCD के रूप में करना है। इन्हें हमें मुश्किल से बेटा इनमें हमें 2 से 3 मिनट लगानी है 5 नंबर के क्वेश्चनों में। फिर आपका ये पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए और इसी में से आपको इनके आंसर छांटने होते हैं। ओके बेटा। और फिर ये हमारा 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन है, तो ये बेटा 2-2 नंबर के और ये हमारा है 3-3 नंबर के या 4-4 नंबर के, ये ऐसे पेपर में आएंगे। तो आपको इनकी अच्छे से तैयारी करनी है यार। तो आपको किताब से अच्छे से पढ़ के और इनके क्वेश्चन आंसर को हल करना है। तो चलिए करते हैं आज की वर्कशीट में कैसे आपका पेपर आएगा, तो उसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे बेटा देखो, ये पार्ट 5 है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो उसी से ये आपका एक पेपर तैयार किया गया है, ठीक है। तो पहले एक प्रश्न से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हम पढ़ेंगे और उनका उत्तर हमें एक शब्द में ही देना है। अधिकतम कितने शब्दों में लिख सकते हैं? लास्ट से लास्ट हम 3 शब्दों में लिख सकते हैं, मतलब 2 लाइन, कम से कम कितनी लाइन? कॉपी की जो हमारी 2 लाइनों ने वो उसमें हम आंसर दे सकते हैं 30 शब्द का। मतलब कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? इसका आपको अर्थ बताना है। रबड़ का संबंध किस वनस्पति से है? वनस्पति जगत और प्राणी जगत में आपका भाई क्या मुख्य अंतर है? सिंपलीपाल जी मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? और भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ऐसे ही आपको इनका क्वेश्चन आंसर हल करना है। इनके आंसर अभी आपको बताए जाएंगे। अगर आपको पहले आते तो आप खुद भी कर सकते हैं, फिर मेरा आंसर का मिलान करेंगे। फिर हमें इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है बेटा। इस पैसेज को पढ़ने, अनुच्छेद को पढ़ने के लिए हमें 2 से 3 मिनट देनी है और अच्छे से जो जो चीज़ महत्वपूर्ण है उनको अंडरलाइन करते हुए भी चलना है। फिर हमारे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं में से हमें छाट को करने होते हैं। और नीचे ये प्रश्न दिए हुए हैं, तो इनका तो आपको आंसर खुद लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि बेटा प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है? तो बिना किसी मानवीय सहायता से अपने आप उगने वाली और बढ़ने वाली वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मैं जो अचानक पेड़ पौधे घास वगैरह उगाते हैं तो उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। कि हम इसे मानवीय सहायता से तो लगाते नहीं, ये अपने आप ही जमीन पे उगाती है। तो उसी वनस्पति को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से? तो आपने ये चारों ऑप्शन पढ़ लिए हैं, तो इसका आंसर हमारा आएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले से। ठीक है, रबड़ का प्राकृतिक संबंध किससे है? कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर घ क्लिक कर देंगे। अब हमारा तीसरा है कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत में मुख्य अंतर क्या है? देखो, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में पौधों की उत्पत्ति से है, ठीक है। और प्राणी जगत का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में जानवरों की प्रजाति से है। ओके बेटा, प्राणी जगत और वनस्पति जगत, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपली जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? तो ये चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे पहले और फिर आपको ये याद रखना है ओडिशा, जिसे हम उड़ीसा भी आजकल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो हमें ये मिजोरम, कितना परसेंट है बेटा? 86। 100 में से कितना परसेंट है बेटा? 86 है। ओके, अगला हमारा पैसेज हमने पढ़ा। पैसेज को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, फिर जाके आप क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। ओके, आप इस पैसेज को आपको अच्छे से पूरा रीडिंग कर लेना है, फिर आपको इसे पढ़ना है। पहले रीडिंग करना है 2 से 3 मिनट। फिर हमारा पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में किन राज्यों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई
जाती है। कि जो मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है तो वो कौन कौन से, देखो राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है। ओके बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार लिखेंगे, 2 से 3 लाइन में हमें इसका आंसर लिखना है कि पहला कि राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क इलाकों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, मरुस्थलीय वनस्पति कितने वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो हमने पैसेज में पढ़ ही चुके हैं, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। अब हमारा इसी का तीसरा क्वेश्चन कि मरुस्थलीय वनस्पति की क्या क्या विशेषता है, तो आपने इसमें देखा कि इनके वृक्ष कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बिखरे होते हैं, इनकी जड़ें लंबी और पत्ते छोटे होते हैं। तीसरा है इसमें कि वनस्पति कांटेदार होती है। तो ये इनकी 3 विशेषताएं मुख्य हैं। अगला हमारा कि मरुस्थलीय वनस्पति में कांटे अधिक होने के क्या कारण है, कि बेटा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अनुकूल तथा वाष्पजन को कम करने के लिए वनस्पति में कांटेदार होती है। ठीक है ना, इनकी वनस्पति क्यों कांटेदार होगी कि ये ज़्यादा पानी को अवशोषित ना करें या उत्सर्जित उसे ना करें। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है कि हमारे देश में मुख्यतः किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हमारे देश में 5 प्रकार की पाई जाती है बेटा, कितने प्रकार की, 5। पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और तीसरा हमारा मरुस्थलीय वन, और चौथा हमारा मैंग्रोव वन, और 5वीं हमारी है पर्वतीय वन। इन सब का अध्ययन आप किताब से कर सकते हैं। ओके बेटा, तो हमें 5 प्रकार ही बताने, जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है उतना ही हमें लिखना है, ज़्यादा फालतू टाइम हमें वेस्ट पेपर में नहीं करना है, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन करने होते हैं। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा वनस्पति क्यों है। और उसका बेटा मुख्य कारण ये 3 है कि हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर वर्ष भर सूर्य तप की प्राप्ति होती रहती है। यहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत उच्च रहता है और दक्षिणी ढलान अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ओके बेटा, इसलिए यहाँ पे सघन वनस्पति पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, कि जो वनों की जो आवश्यकता है वो मनुष्य को क्यों है। कि देखो, वन जल चक्र को बनाए रखता है तथा वर्षा लाने में सहायक होते हैं, पहला कारण। दूसरा, वन बाढ़ को रोकने में, ज़्यादा तो कभी कभी बरसात होती है तो उसको रोकने में सहायक होते हैं। तीसरा, वन जीवों के आवास है, मतलब रहने का स्थान है। वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। वनों से हमें महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ या औषधियाँ प्राप्त हमें होती है। वन आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं और वन प्रदूषण को कम करने में भी सहायक होते हैं। ओके बेटा, क्लियर, प्रदूषण को कम करने में सहायक भी होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। बेटा ये कभी कभी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन में आता है। तो बेटा इसका सबसे मुख्य कारण क्या है असंतुलन का, भाई अत्यधिक जनसंख्या होना, कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना। अगर उनके रहने के लिए भाई हमें घर वगैरह भी चाहिए तो ज़मीन पेड़ पौधों को हमें काटना पड़ेगा, तो इसलिए पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि वनों की अगर कटाई हो जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ेगी, है ना। तो अत्यधिक जनसंख्या के कारण, औद्योगिक विकास के कारण, शहरीकरण के कारण क्या करते हैं आजकल लोग, गाँवों को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, वनों की अनाधुंध कटाई भी कर रहे हैं लोग और विकास कर रहे हैं। तो ये 5 कारण है जिनसे हमारा पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन बिगड़ जाता है। ओके बेटा, तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे क्वेश्चनों को याद भी करेंगे और उन्हें अच्छे से कॉपी में नोट भी करेंगे बेटा, और अपने टीचर से चेक करवाएं। और बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण वर्कशीट है, तो सभी बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।